अरे हेलो, आइए 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 कैसे हैं? रणजीत जी, कैसे हो आप? मोस्ट वेलकम। आइए आइए, प्लीज प्लीज प्लीज, मोस्ट वेलकम। आइए आइए, सुपर। प्लीज आइए आइए आइए। पिछले 8-10 सालों में आपने देखा होगा कि ट्रेनिंग का बहुत चलन चला है और इन 8-10 सालों में कई सारे ऐसे ट्रेनर हैं जिन्होंने बहुत ग्रोथ भी की है ट्रेनिंग इंडस्ट्री में। फिर चाहे वो विवेक बिंद्रा हो या उज्जवल पटनी हो या संदीप महेश्वरी हो, कई सारे ट्रेनर्स हमारे दिमाग में आते हैं जिन्होंने ट्रेनिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे सेक्टर की जो कि बहुत छोटा है। ये इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर बहुत छोटा है और इसके अंदर जो लोग काम करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं होते हैं ज़्यादातर, और ट्रेनिंग लेना ये ज़्यादातर लोग जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब इस छोटे से सेक्टर में काम करके तरक्की कर जाना ये बहुत डिफ़िकल्ट नज़र आता है और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करके कुछ अच्छी ग्रोथ को हासिल किया होगा। और इन्हीं में से एक ऐसे व्यक्ति से मैं आपको मिलाना चाहता हूं जिन्होंने बहुत कम समय में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करके एक बहुत बड़ी ग्रोथ को हासिल किया है। इनका नाम मिस्टर कज़ीम रज़ा है। चलिए मिलते हैं मिस्टर कज़ीम रज़ा जी से और इस एपिसोड में हम उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जानने वाले हैं, किस प्रकार से वो काम करते हैं, कैसी उनकी लाइफस्टाइल है, कैसे वो चीज़ों को मैनेज करते हैं। ये कुछ हल्की फुल्की बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे। कज़ीम जी, मैं आपका थैंक यू मेरी टीम में वेरी बहुत-बहुत मच, स्वागत करता हूं। शुक्रिया। सबसे पहले तो आप मेरे ऑफिस में आए तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस और मेरे सभी साथियों को जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका नया साल बहुत ज़बरदस्त हो। थैंक यू। सो कज़ीम जी, आपने जो पिछले 8-10 सालों में आपने जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ग्रोथ दिखाई है इतने कम जी। समय में, मैं देख रहा था कि आप जो है लगातार कुछ ना कुछ आपकी ट्रेनिंग चालू रहती है, कुछ ना कुछ यू आर एवरी टाइम यू आर एंगेज्ड। जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कितना समय देते हैं आप एक्चुअली, आपका ये जो बिजनेस है, ट्रेनिंग का जो प्रोफेशन है, हाउ मच टाइम यू डिवोट इन दिस? एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं ना तो कोई भी बिजनेस अगर आप करते हो ना तो इट इज़ 24 आवर बिजनेस। बिजनेस का कोई समय नहीं होता है, मतलब बिजनेस में कोई ऐसा टाइम फिक्स नहीं है और शायद यही अच्छी बात है करेक्ट। कि हमारा कोई समय नहीं है। बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पिछले 22 साल का अगर एवरेज निकालूंगा ना तो मैं 4 घंटे ज़्यादा कभी सोया नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, अगर एवरेज निकाला जाए कि कितना सोते हो आप, तो मेरा एवरेज आएगा 4 आवर्स पर डे। अच्छा। बाकी मैं काम करता रहा हूँ ओके। और यही सच्चाई है कि अगर आप समय देंगे अपने बिजनेस को डेडिकेशन के साथ तो ही आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं। सो मैं फुल्ली इन्वॉल्व हूँ अपने इस बिज़नेस में और बहुत बड़ा हमारा सेटअप है। आज हम इसके बारे में चर्चा भी करेंगे कि एक एक मिनट हमारे बिज़नेस में बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरा हर एक मिनट प्लान्ड है, हर एक सेकंड प्लान है मुझे क्या करना है। सो मेरा ये मानना है कि मैं एवरेज अगर निकाला जाए तो 18 आवर्स और 16 आवर्स में काम करता हूँ। हर दिन काम करते हैं, हर दिन काम करते हैं। सो अगर मैं पूछूं कज़ीम कि आपकी दिनचर्या क्या है, हाउ यू स्पेंड योर डे, जी, तो उसके बारे में मैं थोड़ा एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह 8 घंटे काम करोगे ना तो आपके जीवन में वही सारी चीज़ें होंगी जो उनके जीवन में होती हैं। एब्सोल्युटली। अगर आपको उनसे बेहतर ज़िंदगी जीनी है तो फिर आपको 8 घंटे से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। 8 आवर्स इज़ द सिंपल बिजनेस। 8 आवर्स में कुछ नहीं होगा। और मेरा एक डायलॉग भी है कि इफ़ यू वर्क 9 to 5 you will live your life, but if you work 5 to 9 you create your life. सुपर। तो अगर आप 9 से 5 काम करेंगे तो जिंदगी जिएंगे
लेकिन अगर 5 से 9 काम करेंगे तो जिंदगी बनाएंगे। बहुत बढ़िया। बनाना है या जीना है वो चॉइस है, मतलब उसमें कोई आपसे करवा नहीं सकता, इट इज़ योर चॉइस। सो यू हैव टू वर्क। अब दिनचर्या ऐसी है कि कोशिश हमेशा ये रहती है कि जल्दी उठा जाए, और मैं लोगों को सिखाता भी हूँ कि आप जल्दी उठिए, और उसके बाद पूरा दिन जो है वो शुरुआत ऐसे होती है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि सबसे पहला मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ लोगों को, जिसको मैं बोलता हूँ 4 लाइफ। मेरा एक कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर मैं बुक भी लिख रहा हूँ, 4 लाइफ। कि फर्स्ट इज़ योर पर्सनल फिजिकल लाइफ, सेकंड योर पर्सनल लाइफ, थर्ड योर बिजनेस लाइफ, फोर्थ योर सोशल लाइफ। ये चारों लाइफ को अगर आप बैलेंस करेंगे देन यू आर सक्सेसफुल, अदरवाइज यू आर नॉट सक्सेसफुल। आपको चारों बैलेंस करना है। तो सबसे पहला मेरा मानना यह है कि आपका फिजिकल, तो उनमें जो फिट रहना है तो आपको 1 आवर देना ही है, कुछ भी हो जाए। नो एक्सरसाइज नो फूड, सिंपल फार्मूला है, एकदम डेडिकेशन के साथ है। नो एक्सरसाइज नो फूड, यू हैव टू। वो मैं मॉर्निंग में जिम जाऊँ, इवनिंग में जिम जाऊँ, दोपहर जब टाइम मिले तब जाऊँगा। मेरा कोई टाइम, जिम का टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन मुझे जब टाइम मिलता है, क्योंकि मैं ट्रैवल भी करता हूँ, तो जब टाइम मिला तो मैं अब वो काम करना है मुझे। लेकिन नो एक्सरसाइज नो फूड। ओके। आप एक्सरसाइज करेंगे तो ही फूड लेना है आपको। नहीं, तो मतलब अगर आप शाम को एक्सरसाइज करते हैं तो दिन भर खाना नहीं खाते? नहीं, दिन में खाता हूँ लेकिन शाम का नहीं खाऊंगा फिर। अच्छा। अगर सुबह एक्सरसाइज करूंगा तो ही लंच ब्रेकफास्ट करूंगा। अगर लंच करना है तो फिर मेरे को दोपहर में जाके आके आना है जिम। बहुत बढ़िया। नहीं तो एक मील स्किप करना है आपको, कोई भी एक मील जो एक्सरसाइज करना ही आपको, तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो शुरुआत ऐसे होती है, लेकिन फिक्स टाइम नहीं है कि मैं रोज सुबह ही जिम जाता हूँ। मेरा पास ऐसा टाइम है, मेरा ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मेरा ये मानना है कि आपका पर्सनल लाइफ है, तो मैं ऑफिस नहीं आता हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं ऑफिस बहुत कम आता हूँ। आई ओनली केम 2 डे और 3 डे इन अ मंथ। मेरा मानना है या तो जम के काम करना है और या तो फिर फैमिली को टाइम देना है, क्योंकि हमारी फैमिली हमें ज़्यादा समय नहीं चाहिए, उनको अच्छा समय चाहिए। तो वो फिर पूरा समय हमारा फैमिली के साथ है, चाहे वो घर में बैठ के हम लोग लूडो खेलें, चाहे मूवी देखने जाएं, आइसक्रीम खाने जाएं, बाहर खाना खाने जाएं। वाइफ मेरी बहुत अच्छा खाना बनाती है, शी इज़ वेरी गुड कुक। तो घर में हम लोग चूँकि नॉन वेजिटेरियन हैं, हमारा बिरयानी हमारा फेवरेट डिश है। सो कुछ ना कुछ है, लेकिन आइदर काम या तो फैमिली। जितना समय बचता फैमिली को देता हूँ। तो वो बच्चों को स्कूल भी छोड़ने जाता हूँ जब टाइम मिलता है, पिकअप करने भी जाता हूँ जब टाइम मिलता है, क्योंकि उनको वो मिस करते हैं, वो पापा लेने नहीं आते, पापा छोड़ने नहीं आते। तो जितना टाइम मिलता है, तो ऑफिस जो है वो पूरा मैंने ऑटोमेशन में डाल दिया है। पूरा ऑटोमेशन कंप्लीट, मैं कुछ नहीं करता यहाँ पे। मुझे लगता है केबिन भी मैंने बिला वजह बना दिया, इसका कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन वो बन गया अभी। तो दिस इज माई सेकेंड कि आइदर वर्क, यानी कि या तो मैं ट्रेनिंग में हूँ या तो मैं फैमिली के साथ हूँ। तीसरी चीज़ जो मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडिंग। कि चाहे आप 5 मिनट डेली पढ़ो, लेकिन कुछ तो पढ़ो, कुछ तो पढ़ो। तो मेरे ऑफिस में भी लाइब्रेरी है, मेरे घर में भी लाइब्रेरी है, क्योंकि मैंने पढ़ा था एक किताब में कि सक्सेसफुल लोगों के घर में टीवी से बड़ा लाइब्रेरी होना चाहिए। ओके। सो पढ़ना ज़रूरी है, तो मैं रीड करता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना है इसलिए और पढ़ना पड़ता है। तो रीडिंग है, लेकिन बिकॉज ऑफ ट्रेवलिंग मेरा फिक्स दिनचर्या नहीं है। अच्छा। है ना, कि मैं सुबह उठा, फिर मैं जिम गया, फिर मैं पूजा किया, फिर मैं ऑफिस गया, फिर ऐसा नहीं है। बिकॉज मेरा ट्रेवल 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 ट्रेवल। बट ये सारे काम होने हैं, चाहे एक्सरसाइज सुबह हो चाहे शाम हो, चाहे बुक रीडिंग सुबह में हो चाहे शाम में हो, ठीक है। चाहे वाइफ से सुबह बात करो या शाम को बात करो, लेकिन सब होना चाहिए। पेरेंट्स से कम आपको वीक में एक बार बात करनी है। हाँ, हर वीकली उनसे बात होनी चाहिए आपके पेरेंट्स के साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप पेरेंट्स आपसे खुश नहीं है ना, तो आप जीवन में कुछ अचीव नहीं कर सकते। आप उनको समय दीजिए, उनको और कुछ नहीं चाहिए। तो उनसे वीक में एक बार बात करना है। और उसके बाद जितना भी टाइम बचता है, कंटेंट, यानी कि क्या पढ़ाना है लोगों को। ओके। आज भी जब आप आए तो मैं कंटेंट पे काम कर रहा था, क्योंकि कंटेंट मेरे बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो कितना घंटा रीडिंग करते हैं आपका दिन? मेरी रीडिंग इज़ 30 मिनट्स। 30 मिनट्स डेली पढ़ते हैं आप? 30 मिनट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 5 घंटे पढ़ो, कोई मतलब नहीं है। आप 30 मिनट ढंग से पढ़ो, एक पॉइंट पढ़ो, एक टॉपिक पढ़ो, एक स्लोगन पढ़ो। क्या पढ़ते हैं आप? मैं
जर्नली तो बहुत सारे ट्रेनर्स को पढ़ता हूँ, बट ब्रायन ट्रेसी, टोनी रॉबिन्स, या फिर बायोग्राफी है। जैसे मैं फॉलो करता हूँ सचिन तेंदुलकर को, थोड़ा मैं फॉलो करता हूँ धीरू भाई अंबानी को, तो इनका बायोग्राफी पढ़ो। फिर जितने भी अच्छे ट्रेनर्स हैं इंडस्ट्री में उनके बारे में कुछ पढ़ो, उनका कुछ बायोग्राफी पढ़ो कि कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, ट्रेनिंग की दुनिया में कैसे काम कर रहे हैं। सो जितना मौका मिलता है कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ डेली पढ़ाई हो। बहुत बढ़िया। ठीक है। खाना मैं टोटली घर का खाता हूँ, बाहर का इसलिए खाना पड़ता है क्योंकि मेरी फैमिली कहती है कि तुम तो 20 दिन बाहर खाते हो, अभी 5 दिन घर में भी हो तो बाहर घर तो हम तो 20 दिन घर में ही खा रहे हैं तो तुम कहते हो हमें घर का चाहिए, हमें तो बाहर का चाहिए तो इसके लिए उनको लेके जाना पड़ता है बिकॉज, लेकिन अदरवाइज मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा फूड घर में ही कर हो, कोशिश यही रहती है और बहुत मज़ा आता है। क्योंकि देखो फैमिली अगर आपकी इन्वॉल्व है ना, मेरा मानना है कि फैमिली को इतना अच्छा ज़िंदगी दो ना, इतना बढ़िया ज़िंदगी दो कि वो आपको मतलब फ्रीडम दे, आपको मौका दे, यार जाओ करो जो करना है। तो मैं वो ज़िंदगी उनको देता हूँ, बेहतरीन लाइफ। आपको आपके वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि शायद मैंने एक कंसेप्ट चालू किया, सैलरी टू वाइफ, और मैंने सिखाया भी ये कंसेप्ट। अच्छा। अभी बहुत लोग कर रहे हैं। क्या है ये सैलरी टू वाइफ? आपके वाइफ को एक फिक्स सैलरी मिलना चाहिए जैसे हमें मिलती है या हम कमाते हैं, बिकॉज उनके काम का कोई पैरामीटर नहीं है, हमारे काम का पैरामीटर है कि कासिम रजा दिन भर काम करेगा तो 50,000 रुपये कमाएगा, या महीना भर काम करेगा 2 लाख रुपए कमाएगा, या कोई जॉब करेगा उसको एक सैलरी मिलेगी। लेकिन वाइफ सुबह 6 बजे उठती है क्योंकि बेटी स्कूल जाती है, और रात में 11 बजे 12 बजे वो सोती है। तो उनका जो 18 घंटे का काम है उसका पैरामीटर क्या है? हम क्या बोलते, तुम करते ही क्या हो? अरे वही तो सब करते, तुम क्या करते हो? शी इज डूइंग एवरीथिंग। तो उसको मिलता क्या है? उसको सैलरी मिलना चाहिए। तो आई पे हर कि भाई ये तुम्हारा है, इसको जो करना है करो, इसमें कोई नहीं पूछेगा, ना इसमें टीडीएस कटेगा, ना इनकम टैक्स देना है, तुम्हारी मर्जी है। तुम जो एक दिन में खर्चा कर दो, महीना भर खर्चा करो, सेविंग करो, जो खरीदना है खरीदो, जो लेना है ले लो, जो पसंद है वो ले लो, इट इज अप टू यू। बहुत बढ़िया। ये कंसेप्ट के बाद बहुत सारे एडवाइजर लोगों ने भी शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया। क्योंकि आपकी वाइफ अगर खुश नहीं है, आपका परिवार खुश नहीं है ना, देखिए फर्स्ट इज फिजिकल, आप खुश नहीं है तो सब बेकार है। सेकंड इज पर्सनल, फैमिली को तो सब मतलब क्या है, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा सम्मान, ये सब का कोई मतलब नहीं है। तो मेरा पूरा फोकस ये है कि काम करो और फैमिली को टाइम दो, मेरा पूरा दिन उसमें जाता है। फिर उसके बाद मैं कंटेंट पे काम करता हूँ कि भाई पढ़ाना है तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो पढ़ाएंगे क्या? क्योंकि एक दिन नहीं पढ़ाना है, एक महीना में 20 दिन पढ़ाना है, एक ही पब्लिक को 20 बार पढ़ाना है, सेम ऑडियंस है। अभी देखो एक ही ऑडियंस बार बार आए तो चैलेंज है, आपका ऑडियंस चेंज होता रहे तो आपको चैलेंज नहीं है। वो एक ही कैसेट आप चलाते रहो, जो बाकी ट्रेनर यही करते हैं। एक कैसेट है, वही कैसेट हर सिटी में जाता है, हर सिटी अलग अलग है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा मार्केट छोटा है, तो मेरे पास वही पब्लिक हर बार आता है, सेम क्राउड जो मुझे 10 साल से आ रहा है। वो मेरा हर डायलॉग उनको याद है जबान पे कि ये सर यही बोलने वाले। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है पढ़ाई करना, क्योंकि मुझे नया चीज़ चाहिए, हर महीना नया टॉपिक चाहिए, हर महीना नया आइडिया चाहिए। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ऑडियंस चेंज हो जाए तो ट्रेनर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ऑडियंस सेम है, बार बार रिपीट हो रही है, तो बहुत मुश्किल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस एक चीज़ ने आपको पर्सनली ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद किया होगा, क्योंकि अगर एक ही टॉपिक आप हर जगह बोल रहे हो, देन आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, अपने आप को कुछ बढ़ा नहीं रहे हो। लेकिन अगर आपको हर बार सेम ऑडियंस को नया नया कंटेंट देना है, बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज हमें पढ़ना ही पड़ता है। मजबूरी है मेरी, क्योंकि मुझे कल जाना है कहीं पे और वो ऑडियंस तीसरी बार आ रही है, तो वो एक्सपेक्ट कर रही है कि यहाँ कुछ नया मिलेगा। अदर मेरे स्टूडेंट तो ऐसे हैं, वो बोलते हैं सर आप कुछ भी बोलो, हमें तो आप चाहिए, आप बोलो या मत बोलो, आप बैठे रहो, हमारे साथ रहो। दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। अजीम जी आपके ऑफिस में आए हैं, वी आर सिटिंग इन योर ऑफिस, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना ऑफिस भी दिखाएं। हम बिल्कुल दिखाएंगे सर, आपको दिखाएंगे, बातचीत करेंगे। ओके, तो ये हमारा एक छोटा सा ऑफिस है। हम आपको कोशिश करेंगे कि बताएं कैसे हम लोग काम करते हैं, कैसे वर्किंग करते हैं। मैंने पूरा जो बिज़नेस है वो ऑटोमेशन में डाला हुआ है, मीन्स सारा काम अपने आप होता है, एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है,
और मैं लोगों को सिखाता भी हूँ कि पहले आप सिस्टम को डेवलप करिए, बाद में सिस्टम आपको डेवलप करेगा। सही बात है। सो मेरे स्टार्टिंग के पहले 2-3 साल ऐसे थे जब मैंने पैसे बहुत कम कमाए, खर्च किए, जो आया खर्च किया, इन्वेस्ट किया सिस्टम बनाने में। वो मुझे भागना नहीं था। और इस इंडस्ट्री में मैं आपको बोलता हूँ ना, बहुत सारे ट्रेनर लोग इसीलिए गायब हो गए, वो उन्होंने सिस्टम नहीं बनाया, वो अकेले काम करते रहे और फिनिश हो गए। सिस्टम इन द सेंस टीम नहीं बनी। टीम, टीम सिस्टम का एक पार्ट है ना, टीम एक पार्ट है सिस्टम का। तो मैंने क्या किया, पहला जो 3 साल 4 साल था मेरा, जो भी कमाया सब इन्वेस्ट किया, ऑफिस खोला। अब उस टाइम पे पैसे नहीं थे ये ऑफिस लेने के। इवन मैं आपको बताऊं कि मैंने हम यहाँ पे रहते थे, रेंट पे रहते थे, क्योंकि मैं लखनऊ से शिफ्ट हुआ था, कंपनी ने मुझे यहाँ बुलाया था, जैसे मैंने पहले इंटरव्यू में आपको बताया था। सो मेरी फैमिली या मेरे फादर वांटेड कि आप घर लो ना, आप अगर आप पैसे कमा रहे हो आप घर लो। बट मेरा ये मानना था कि क्योंकि मैं धीरूभाई अंबानी को फॉलो करता हूँ ना, तो उनकी किताब में लिखा हुआ है कि आप दुकान से मकान बना सकते हो, लेकिन मकान से दुकान नहीं बना सकते। सही बात है। तो मेरे दिमाग में था कि मैं दुकान खोलूँगा, यानी ऑफिस लूँगा। तो मैं रेंट पे ही था, मैं रेंट पे रहते रहते ये ऑफिस परचेज़ किया था। वो टाइम पे इसको पूरा बनाने में, परचेज़ करने में 1.25 करोड़ यानी 1,25,00,000 रुपए खर्च हुए। मैंने लोन लिया, उधार लिया और अपने सेविंग्स थोड़ा तोड़े, और जो कमाई थी पूरा मैंने पहला 4 साल 5 साल पैसे कुछ भी नहीं कमाए। कमाता गया, सेटअप करता गया, कमाता गया, सेटअप करता गया। 1 स्टाफ, फिर 2 स्टाफ, फिर 3 स्टाफ, 4 स्टाफ, ऐसे बढ़ते गए, 5 स्टाफ। तो आज कितने स्टाफ? आज हमारी टीम, जो हमारे अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं प्लस हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है, सब मिला के 70-75 लोगों का टीम है, जिसमें से मेरे जो स्टाफ है, यानी जो मेरे लिए काम करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 35 है, और 35 मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स है। डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हमारे टीम का पार्ट है, और वो भी एक हिस्सा है सैदी कॉर्पोरेशन तो का। डिस्ट्रीब्यूटर तो ऑल ओवर इंडिया होंगे? ऑल ओवर इंडिया है, टीम भी ऑल इंडिया है। अब मैं आपको बता दूं कि मेरा जो सैलरी का जो एक्सपेंस है, जो मंथली जो एक्सपेंसेस है और बाकी जो एक्सपेंसेस है, इट इज ऑलमोस्ट 12 लाख रुपीज़ पर मंथ। बिकॉज मेरा बिलीव यही है कि आप इन्वेस्ट करोगे तो ही आएगा। करेक्ट है ना, आपको टीम चाहिए। अगर आप लोग नहीं बनाओगे, सिस्टम नहीं बनाओगे, डेवलपमेंट पूरा नहीं करोगे, तो आप ग्रो नहीं हो सकते। तो आज वो सिस्टम हमने बनाया है ऐसा पूरा कंप्लीट, जो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद, तो कि कैसे बनाया है। तो हर व्यक्ति को मैं ये बोलता हूँ कि आप पहले सिस्टम बनाइए अपने ज़िंदगी में, वो सिस्टम आपको बनाएगा। पर आप लोगों को बिलीव नहीं होता, उनको लगता है कि यार पैसे लग गए, कहीं बिजनेस हुआ कि नहीं हुआ, रिस्क नहीं ले पाते हैं, इसलिए लोग ग्रो नहीं होते। ग्रो होना है ना, तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, और यही मैं सिखाता भी हूँ अपने ट्रेनिंग में कि कैसे आपको रिस्क भी लेनी पड़ेगी, कैसे आपको काम करना है, कैसे आपका सेटअप होना चाहिए, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको ये मालूम है, ज़िंदगी में क्या करना है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं करना है। सिस्टम आप नहीं बनाएंगे तो आप ग्रो नहीं होंगे, आप पैसे कमा लेंगे। देखिए, आपको पैसे भी कमाने हैं और आपको फैमिली को टाइम भी देना है, आपको अपना स्वास्थ्य को भी टाइम देना है। लोग बोलते हैं कि आप इतना भागते हो, टाइम कैसे निकालते हो? बिकॉज अपने पास सिस्टम है, लोग हैं, लोग काम कर रहे हैं, तो हमारे पास टाइम है ना। अभी आप भाग रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। करेक्ट। आप फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। ये भी सिस्टम का हिस्सा हो। यस, तो लोग आज आपको ऐसे करोड़पति लोग भी मिल जाएंगे दुनिया में जो बहुत पैसे वाले हैं, जो शायद बड़े बड़े गाड़ी में घूम रहे हैं, लेकिन जब खाना खाने बैठते हैं तो पहला इंसुलिन लगाते हैं, फिर खाना खाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने पैसे कमाने के चक्कर में हेल्थ को छोड़ दिया। उनकी गलती नहीं, उनको टाइम नहीं मिला भाग दौड़ में। वो टाइम कब मिलेगा? जब तुम टाइम अपना पैसा खर्चा करोगे और लोग खड़े करोगे, तो वो आपके लिए काम करेंगे, तब आपको टाइम मिलेगा। तो मैंने वो फॉलो किया, क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना सक्सेस नहीं है ना। पैसे को एंजॉय करने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए और हेल्थ होना चाहिए। अगर टाइम नहीं, हेल्थ, पैसा करोगे क्या? करेक्ट। मेरा एक डायलॉग है कि अगर आप बहुत पैसे कमा रहे हो और अब एंजॉय नहीं कर रहे हो, तो एक आप अमीर विधवा छोड़ के जाओगे, इस दुनिया को आप एक रिच विडो दोगे,
करेक्ट। ठीक है, तो फायदा क्या है? आपका फैमिली आपसे टाइम मांग रहा, टाइम नहीं है, सेहत अच्छा नहीं है, सिर्फ आप पैसा 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 कमा रहे हो, वो नहीं है, आपको सब कुछ करना। और ये मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता भी हूँ, और मुझे खुशी है कि लोग फॉलो करते हैं और उनको इसका बेनिफिट मिलता है। मुझे बताते हैं कि सर मैंने फॉलो किया, पैसे का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि एक ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसा अपने आप आए, एब्सोल्युटली, लोग काम करें, तो उस पैसे में से आपको बांटना पड़ेगा, तो पैसा आएगा। उस पैसे को अपनी टीम को देना पड़ेगा, उन पे खर्च करना पड़ेगा, उनके ऊपर जाना पड़ेगा। अभी मेरे जो कोर टीम के जो 10 लोग हैं, 11 लोग, सबको थाईलैंड लेके गया था मैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया था, दे डिजर्व। मैंने 5 से 7 लाख रुपए खर्च किए, दिस इज नॉट एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट। अब वो जो लोग वहां से लौट के आए हैं वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, बिकॉज उसमें से कुछ लोग कभी इंटरनेशनल ट्रिप में नहीं गए थे, पहली बार पासपोर्ट बनवाए थे, पहली बार स्टैम्प लगा है, उनके जीवन में एक एक्सपीरियंस है कि यार और मतलब हमें लेके गए, हमारा एक ड्रीम पूरा करवाया। सबका ड्रीम होता है इंटरनेशनल ट्रिप में जाने का। तो मैंने क्यों किया? क्योंकि वो लोगों की वजह से ही तो अगर मैं आज 12 कंट्री घूम चुका हूँ, तो मेरा एम्प्लॉय कम से कम एक कंट्री तो घूमे। बहुत बढ़िया, बहुत एक सिंपल रूल है, बहुत बढ़िया, है ना? तो एक सिंपल रूल है, मैं वो सिंगापुर घूमेंगे तो मैं यूएस घूम पाएगा, सिंपल रूल है। वो वैगनार में चलेंगे तो मैं ऑडी में चलेगा, वो ऑडी में चलेंगे तो मैं लंबार्गिनी में चलेगा। एकदम बेसिक रूल है जिंदगी का। बहुत बढ़िया। वो अपना घर बनाएगा तो मेरा महल बनेगा। बहुत बढ़िया। तो उनका बनना चाहिए, उनका बनना चाहिए। तो मुझे पता है कि टीम को कैसे डेवलप करना चाहिए, लोगों को कैसे काम करना चाहिए। सो ये जो आपका ऑफिस है कजीम, आपका पर्सनल कैबिन तो देखा हमने, ये आपका लॉबी एरिया में हम बैठे हैं, और कौन कौन से कैबिन यहाँ पे कई डिपार्टमेंट्स एक्चुअली। तो एक डिपार्टमेंट ये जो है आपके पीछे, अभी हम चलेंगे, ये पूरा बैक ऑफिस मैनेजमेंट है। जैसे रुतुजा है वहाँ पे, तो शी इज मैनेजिंग ऑल द माई वर्क, लाइक ट्रेनिंग कहाँ होनी है, कब होनी है, कंटेंट क्या होना है, मुझे कहाँ ट्रेवल करना है, उसको सारा जो ट्रेनिंग, यानी मेरा जो मैनेजमेंट है ट्रेनिंग का, शी इज़ हैंडलिंग विद, उनका एक टीम है। ठीक है। फिर हमारा सेकेंड जो डिपार्टमेंट है वो है टेलीकॉलिंग डिपार्टमेंट, जिसमें 2 अलग अलग डिपार्टमेंट है। ट्रेनिंग के लिए अलग लोग हैं, सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं। थोड़ा सा अंदाजा लगा रहा हूँ, क्या ये आपका टेलीकॉलिंग डिपार्टमेंट है? हाँ, ये टेलीकॉलिंग है, ये बैक ऑफिस है। ऊपर जो है यहाँ पे भी टेलीकॉलर्स भी है, और हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है और अकाउंट्स जो है वो यहाँ पे है, ऊपर है। इसके अलावा हमारे जो सेल्स के लोग हैं, जो ZMs है हमारे, वो ऑल इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे जो LIC का सिस्टम है ना, जोन होता है, फिर सेंट्रल ऑफिस, तो ये मुंबई हो गया हमारा, उसके बाद जोन होता है। हमारे भी 4 जोनल मैनेजर्स हैं, वो एक एरिया से। ब्रजेश सिंह है, वो ईस्टर्न इंडिया संभालते हैं। शहनवाज खान है, वो वेस्टर्न इंडिया संभालते हैं, सॉरी नॉर्थर्न इंडिया संभालता है। ब्रजेश शर्मा है, वो वेस्टर्न एंड साउथ संभाल रहा है। पुनीत श्रीवास्तव है, वो पूरा यूपी नॉर्थ सेंट्रल जोन संभाल रहे हैं। उनके अंडर में फिर उनकी टीम है, उनके लोग हैं, फिर उनके उसके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर्स है। सुपर। वो एक पूरा हायरार्की है, पूरा एक सिस्टम है। तो ये पूरा डेवलपमेंट एंड पूरा बैक ऑफिस सपोर्ट हम उनको यहाँ से देते हैं, सेल्स वो लोग करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरे मन में आ रहा है जी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपका ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट बोला आपने, तो वहाँ पर चलकर मैं आपसे चलिए आइए। तो कजीम, जैसे कि आपने बताया कि आपने जो सिस्टम बनाया है, पूरी हायरार्की आपने तैयार की है। मैंने आज तक मेरी नज़र में कोई ऐसा ट्रेनर नहीं आया, खासतौर से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, जिसने इस प्रकार से हायरार्की बनाई होगी। जैसा आपने बताया, एकदम LIC के जैसा ही आपने जोनल और ब्रांच ये सब लेवल बनाए हैं। बहुत बढ़िया। अभी मेरे मन में बहुत क्यूरियोसिटी आ रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इतने सिस्टमेटिकली काम कर रहे हैं, आपका इतना अच्छा नाम है, आपकी लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहता हूँ। कौन सी गाड़ी आप चलाते हैं? आपका ऑफिस तो हमने देखा, आपके स्टाफ आपने बताया अराउंड 70 लोग आपके साथ में जुड़े हैं। कितना आप सालाना अर्निंग करते हैं ये बिज़नेस से? ये कुछ मेरे मन में क्यूरियोसिटी है एंड आई वांट टू नो। देखिए, लाइफ स्टाइल के बारे में, देखिए लाइफ स्टाइल का क्या कोई पैरामीटर नहीं है ना, बिकॉज लाइफ स्टाइल को आप
कैसे जज करेंगे ये नहीं कर सकते, लेकिन मेरा ये मानना ये है कि मेरा अपना ये पर्सनल मानना है, इसमें बहुत सारे लोग इसको एग्री भी करते हैं, बहुत सारे लोग इसको एग्री नहीं करते, इवन इन ट्रेनिंग ऑल्सो। मेरा ये मानना है कि अगर आप कमाते हो, यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। अपने जीवन में आप सबसे मुख्य व्यक्ति हैं, आप स्वयं, क्योंकि आप कमाते हैं। मैंने देखा है कि लोग अपने ऊपर खर्चा नहीं करते, जबकि आप सबसे इंपॉर्टेंट हैं, आप कमा रहे हैं, आपकी वजह से फैमिली, परिवार, समाज, दुनिया, सब जगह में आपके इनकम की वजह से नाम है। यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन लोग खर्च नहीं करते, बट आई डोंट बिलीव दिस। मैं मानता हूँ अपने ऊपर पहला करो, अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छे गाड़ी में घूमो, अच्छा मोबाइल रखो, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाओ, फैमिली को अच्छे यहाँ लेके जाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने दो ही सिस्टम बनाया है, ईश्वर ने, या तो छोड़ के जाओ या तो किसी को दे के जाओ। ले जाने का सिस्टम नहीं है। आप यहाँ से कुछ लेके वहाँ नहीं जा सकते, या तो आपको छोड़ जाना है या तो किसी को डोनेट कर जाना है, दो ही चीज हो सकती है। आप यहाँ से कुछ भी लेके नहीं जा सकते, तो एटलीस्ट अपने ऊपर तो खर्च करो। तो मेरा लाइफ में मेरा कुछ बिलीव्स है, जैसे कोई भी गाड़ी अपने पास है तो 3 से 4 साल बाद चेंज करने का है। कुछ भी हो, वो गाड़ी चला हो नहीं चला हो, मेरा गाड़ी बहुत चलता है, मैं ट्रेवल करता हूँ, चेंज होना चाहिए। और मेरा डेट डिसाइडेड रहता है। जैसे मैंने पहला गाड़ी जब लिया वैगनआर, उसके पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने स्प्लेंडर गाड़ी लिया था, कैसे लिया था, पूरा सेल्स का जो कहानी था। तो फर्स्ट कार जो मैंने लिया वैगनआर था इन 2009, मेरी बेटी के बर्थडे के दिन, ठीक है। 8 में मेरी शादी हुई, 13 नवंबर को, और 25 अक्टूबर में मेरी बेटी का जन्म हुआ। तो मैंने उस दिन ही पहला गाड़ी लिया वैगनआर, और मैंने कसम खाया था जीवन में कि मैं अपना गाड़ी खुद ड्राइव करके घर जाऊंगा, किसी दूसरे की गाड़ी नहीं चलाऊंगा जब तक अपना खरीदूंगा नहीं। बहुत बढ़िया। तो मुझे याद है, मुझे ड्राइव करना आता नहीं था। मैंने 2 दिन सिर्फ क्लासेस किए थे, 2 दिन समझने के लिए। सो मेरे पापा बैठे थे आगे, तो गाड़ी चलता नहीं था, चले बंद हो जाए, चले बंद हो जाए, चले बंद हो जाए। पीछे से लोग हॉर्न बजा रहे हैं, कौन ये अनाड़ी आदमी लेके आ गया है। पीछे से लोग होते ना, थोड़ा चलाए बंद हो जाए। पापा बोले कि दे दो किसी को, अपने दोस्त को दे दो। मैंने नहीं, ये गाड़ी 2 घंटे में घर पहुंचे, 4 घंटे में घर पहुंचे, टूट जाए, ये मैं ही लेके जाएगा। मैं खुद से ड्राइव किया, और वो अपना गाड़ी और अपने घर ले गया। देन फिर सेकेंड गाड़ी मैंने i10 लिया, ऑटोमेटिक, क्योंकि मेरा ड्रीम था ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने का। फिर तीसरा गाड़ी मैंने एक्सेंट लिया, फिर चौथा गाड़ी मैंने महिंद्रा XUV लिया, फिर 5वां गाड़ी मैंने ऑडी लिया, जो अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ। इट इज़ 40-45 लाख रुपीज़ कार। नेक्स्ट जो अभी मुझे इस साल ड्यू था, मेरा 25 अक्टूबर 2022, मेरी बिटिया का जन्मदिन है, उस दिन मेरा रेंज रोवर ड्यू था। अच्छा, ओके। लेकिन मैं नहीं ले पाया, बिकॉज मैंने ऑफिस ले लिया, जैसा मैंने आपको बताया कि आई टूक अ न्यू ऑफिस, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कहाँ पे लिया है, क्या है। तो मैंने एक नया ऑफिस लिया, क्योंकि ऑफिस मेरे लिए ज़रूरी था, गाड़ी ज़रूरी नहीं था। और मैं एक ही चीज़ में बिलीव करता हूँ कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट क्या है वो ध्यान दो, सही गलत क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो ज़रूरी है तो ज़रूरी ऑफिस लगा मुझे। सो आई परचेज ऑफिस। वो काफ़ी, उसका 2.2 CR के आसपास का ऑफिस है, उसमें भी अभी लोन बीन सब करना है। अब मैंने बोला 1 करोड़ का गाड़ी ले या 2 करोड़ का ऑफिस ले ले, तो ऑफिस ले लिया हमने, गाड़ी को होल्ड कर दिया कि चलो 1 साल बाद ले लेंगे। तो आप जो गाड़ी लेने वाले थे उसकी कीमत करीबन 1 करोड़? 1 करोड़ 9 लाख। अच्छा। रेंज रोवर स्पोर्ट्स। ओके। तो कब तक आने वाली है वो? मेरे हिसाब से तो अब 24 में ही आएगी, 24 में। क्योंकि 24 में हमारी कंपनी का 10 साल पूरा हो रहा है। ज़ैदी कॉर्पोरेशन विल कंप्लीट 10 ईयर। सो नया ऑफिस में भी शिफ्ट होने का प्लान है, और वही टाइम पे वो गाड़ी लेंगे। तो इट इज़ डिले बाई 2 ईयर। अदरवाइज मेरा कोई भी ड्रीम डिले नहीं हुआ है। जो मैंने डिसाइड किया वो मैंने किया है, और वो दिन पे ही किया है। बट ये इसलिए किया क्योंकि ऑफिस ज़रूरी था, और बहुत अच्छा ऑफिस, बहुत सही जगह पे अचानक मिल गया। और मैं हमेशा बोलता हूँ, मजाक में भी बोलता हूँ कि पत्नी और प्रॉपर्टी ये किस्मत से मिलती है। गाड़ी के लिए पैसे रखे हुए थे, वहाँ पे एडवांस दे दिया और उसको फाइनेंस करा लेंगे। बहुत बढ़िया। सो तो अभी फ़िलहाल तो ऑडी में घूम रहा हूँ, बट नेक्स्ट इज़ रेंज रोवर। अभी घर में झगड़ा है कि डॉटर का ड्रीम कुछ और गाड़ी है, उसका जैगुआर टाइप में कुछ है, मेरा रेंज रोवर है। अब देखो क्या होता है।
बट कुछ ना लेना है। दूसरे कैसा है कि घर जो होता है, मतलब मैं घर के बारे में मेरा बिलीफ क्या है ना कि घर बहुत बड़ा नहीं खरीदना चाहिए। घर छोटा हो लेकिन सुंदर होना चाहिए, बहुत खूबसूरत होना चाहिए, आपको मजा आए। क्योंकि एक समय के बाद आपको अकेला रहना है। जहाँ आपके बच्चे 10th करके निकले, आप और आपकी पत्नी बचेंगे। करेक्ट। तो आपका 4 BHK हो या 5 BHK कोई मतलब नहीं है। इट शुड बी 2 या 3 BHK और बट लैविश होना चाहिए। तो मैंने प्रॉपर्टी पे खर्चा नहीं किया, इंटीरियर पे खर्चा किया। ओके। और मैं, वो भी कहानी ऐसे है कि मैं यहाँ पे रेंट पे था, जहाँ पे ऑफिस है यहाँ पे सामने ही रेंट पे था मैं, इसी एरिया में, कांदीवली तो रेंट पे था मैं। सो वाइफ और फादर का कहना था मकान खरीदो, लेकिन दिल कह रहा था ऑफिस ले लो। पैसे उतने ही थे क्योंकि इसका टोटल कॉस्टिंग और इंटीरियर वगैरह मिला के 1 करोड़ के ऊपर जा रहा था, 1 करोड़ 20 लाख। उसके बाद ये फर्नीचर, ये सब और सो मैंने वो निर्णय लिया कि नहीं यार ऑफिस, समझाया उनको कि रुक जाओ 2-3 साल और, ऑफिस ज़रूरी है। तो आई परचेज इट। तो उसके बाद ऑफिस लिया। तो मैं यहाँ से शिफ्ट हो गया मीरा रोड। क्यों? क्योंकि मेरा अपना मानना ये था कि मैं ऑफिस आता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा सिस्टम ऐसा है। तो जब मुझे यहाँ आना नहीं है रोज़, तो ट्रैवलिंग का कोई इशू नहीं है कि मुझे ट्रैवलिंग में टाइम जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। जितने में मुझे यहाँ 1 BHK मिलेगा उतने में वहाँ 2 BHK मिलेगा। तो मैं वहाँ चला गया और आज वहाँ ठीक है, अभी सेटल है, अच्छा है, सब बढ़िया ही है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बट गया इसीलिए था, पैसे नहीं थे, वरना शायद में यही रहता। बट यहाँ पे उस समय 1 BHK मिल रहा था जितने पैसे में, मुझे 2 BHK और बड़ा हॉल मिल गया, बड़ा घर मिल गया उतने पैसे में। अच्छा है, सब बढ़िया है और ऐसा कोई इशू नहीं था रोज़ आना। अब तो मेट्रो भी चालू हो गई है यहाँ पे। सो मेरा बिलीव यही था कि घर आपका सुंदर होना चाहिए और अपने ऊपर खर्च करो। तो लाइफ स्टाइल में तो अपन कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और आपके कुछ फॉरेन ट्रिप्स भी होते हैं कैसे? अभी तक मैंने टोटल 11 देश घूमे हैं, चाहे वो लंदन हो, फ्रांस हो, मलेशिया हो, थाईलैंड, सिंगापुर, दुबई। इवन रिलीजियस ट्रिप हमारा रहता है, मैं ईरान जाता हूँ, इराक जाता हूँ मेरे रिलीजियस ट्रिप के लिए। तो 11 कंट्री है। मेरा ड्रीम ये है, मेरी एज हो गई 50 साल की उम्र तक मुझे कम से कम ऐसा 25 से 30 कंट्री कंप्लीट करना है हर हाल में। तो वो चालू है। खर्च करना, मेरा मानना है ना, बैंक में पैसा रहेगा ना तो आप काम नहीं करोगे, आप लेथार्जिक हो जाओगे। खत्म होना चाहिए। अपने ऊपर तो खर्च करो, या कुछ डेब्ट भी होना चाहिए, डेब्ट भी जरूरी है, बट खर्च करो आप। मैं देखा है इस देश में कि लोग खर्चा नहीं करते हैं, वो बचाते हैं और वो सोचते हैं इसको बैंक में रखे, उसको इधर रखे, उधर रखे। अरे यार, अगर आपको बचाना है तो सबसे बढ़िया लाइफ इंश्योरेंस है, क्योंकि बाद में तो फैमिली को ही देना है। चाहे प्रॉपर्टी हो और चाहे इंश्योरेंस का पॉलिसी हो और चाहे कैश हो, देना किसको है? फैमिली को। तो फैमिली के लिए बड़ा इंश्योरेंस ले लो। तो मैंने बड़ा इंश्योरेंस ले लिया है। अगर मुझे कुछ हुआ तो उधर माल आना चाहिए, उसके बाद जितना पैसा बचा खर्चा करो। बहुत बढ़िया। सो आपने एक लाइफस्टाइल क्रिएट की है, तकरीबन 11-12 आपने फॉरेन ट्रिप की है। तो हर साल आप फॉरेन ट्रिप जाते होंगे, 70 जन का आपका स्टाफ है, रेंज रोवर आपकी गाड़ी आने वाली है। सो ऑन एन एवरेज अगर मैं ऐसा अगर सोचूं कि कज़ीम राजा का जो एनुअल इनकम है वो अंदाजन इतना होगा, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, इनकम के बारे में बहुत सिंपल सा फार्मूला है मेरा। इनकम में कभी कैलकुलेट नहीं करता। मेरा ये मानना है कि आ रहा है, मेरे कर्मचारी, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर सब मिला के 70 परिवार हैं जो चल रहे हैं और 70 फैमिलीज चल रही है। ईश्वर सबको नहीं चुनता है, ईश्वर किसी किसी को चुनता है कि जो दूसरों के परिवार को चलाए। सबको ऐसे मौका नहीं मिलता जॉब देने का। मुझे ईश्वर ने चुना है कि तुम जॉब दो, तो ठीक है, कभी ज़्यादा कमाते हैं, कभी कम कमाते हैं, कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, लेकिन इतना बस मैं मानता हूँ कि कभी हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। चाहे लॉकडाउन आया, चाहे कोरोना आया, उसके पहले, उसके बाद, ऊपर वाले ने अच्छा पैसा दिया है। सबके फैमिलीज चल रहे हैं, सबके घर चल रहे हैं, सारे लोगों को टाइम पे सैलरी मिल रही है, सब लोग अच्छा। इवन कोरोना काल में भी हमने किसी का सैलरी डिडक्ट नहीं किया, किसी को जॉब से नहीं निकाला,
लोग घर से काम करते हैं, उनको हमने घर पे सैलरी दिया। क्यों? क्योंकि यार इन्हीं की वजह से हम कमा रहे हैं। तो ठीक है अभी, जबकि मेरे एम्प्लॉयज़ सब रेडी थे कि सर अगर कुछ कट करना है जो भी है देखो आप बताओ, कोई इशू नहीं है, अपन समझ रहे 2 महीना 3 महीना या 1 साल से बिजनेस अभी ऑनलाइन क्या होगा, नहीं तब ऑनलाइन था नहीं उतना। तो फिर हमने डिसीजन लिया कि नहीं, कुछ शुरू करते हैं, कुछ ऑनलाइन चालू करते हैं, लेकिन हम कुछ कट नहीं करेंगे, किसी को निकालेंगे नहीं और विल कंटिन्यू, और ऊपर वाले की मेहरबानी है। तो अर्निंग के बारे में मैं यही आपको बोलूँगा कि प्रॉफिट लॉस मेरा अली बैठा हुआ है, इस अकाउंट में है वो, तो मुझे पता नहीं होता इस महीने कितना आया और कितना गया। मुझे सिर्फ इतना पता होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और मेरे सारे EMI टाइम पे जा रहे हैं, बस ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। अब अकाउंट में कितना है क्या है कुछ भी मैं कैलकुलेट नहीं करता। बस जब वो CA का काम होता है थोड़ा बहुत लास्ट में ITR भरना है तो वो टाइम पे ये बनाता होगा कुछ, और बाकी वी नेवर कैलकुलेट द मनी कि मैं 5 करोड़ कमा रहा हूँ कि 10 करोड़ कमा रहा हूँ कि 1 करोड़ कमा रहा हूँ। वी नेवर कैलकुलेट, जो आ रहा है अपन खर्चा कर रहे हैं बिंदास बिंदास। मेरा मानना है कि मेरा कमाई कितना हो या ना हो, जेब में पैसा हो या ना हो, जिंदगी राजा वाली होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमें देख रहे हैं उन्होंने एक अंदाजा लगा लिया है कि आपकी लाइफस्टाइल देख जिंदगी राजा वाली होनी चाहिए, मेरा अपना ये मानना रहा है। आप खर्चा करो, एंजॉय करो, खाओ पियो, बस यही जिंदगी है इसमें। और हमारे स्टूडेंट जो हैं सब इंश्योरेंस के लोग हैं, उनको भी मैं यही सिखाता हूँ कि आप इंश्योरेंस में लोगों को क्या सिखाते हो। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या कहता है कि व्हाट एवर यू आर अर्निंग सेव 20% फॉर योर फ्यूचर। आप जो भी कमाते हो उसका 20% अपने भविष्य के लिए बचाओ, ये रूल है फाइनेंशियल प्लानिंग, बेसिक रूल है। तो 20% बचत करने के बाद बाकी पैसे क्या करोगे? एंजॉय करो। लोग क्या करते हैं, उसकी FD बनाते हैं, उसकी म्यूचुअल फंड में डालते हैं, या उसको आप डालो, कुछ गलत नहीं है, लेकिन वो आप फटा हुआ शर्ट पहन के घूम रहे हो, फटा हुआ शूज़ पहन के घूम रहे हो, गंदे से मकान में रह रहे हो, बच्चों को घुमाने नहीं ले जाते हो, तो ये पैसे बचा के क्या करोगे आप? मतलब इसका लॉजिक क्या है? तो आज मेरे स्टूडेंट भी सीख रहे हैं, आज वो भी फॉरेन ट्रिप में जा रहे हैं, वो भी बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे रहे हैं, क्योंकि उनको बोला नहीं सर समझ में आ रहा है मैं जीवन में। बहुत बढ़िया। पैसे आपका लाइफ स्टाइल बहुत गंदा है और आपके खाते में 25 लाख है, उसका करना क्या? कल मर जाए क्या होगा वो? कल तुम बीमार पड़ जाए क्या हो जाएगा? वो सब वेस्ट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। कल एक शुगर जैसा बीमारी हो गया ना, डॉक्टर ने बोल दिया कुछ नहीं खा सकते तुम, ना मीठा खा सकते हो ना ये खा सकते हो, तो लाइफ खत्म तुम्हारा, फिनिश। पैसा लेके घूमते रहो, खर्च करो। मैंने जब पहला लोन लिया था, फर्स्ट जो मैंने प्रॉपर्टी ली थी अपने शहर लखनऊ में, तो लोग बिलीव नहीं करते थे। लोन, मेरे पिताजी तो एकदम अगेंस्ट थे, लोन कैसे ले लोगे तुम, हम लोग इज्जतदार लोग हैं, हमारे लोन वोन का कंसेप्ट नहीं है, उधार नहीं चलता है, कोई अपने दरवाजे पे आना भी नहीं चाहिए पैसा मांगने के लिए। तब मेरा सैलरी कितना था मालूम है? तब मेरा सैलरी था उस टाइम पे 2000 में मेरा सैलरी था आई थिंक 18,000 या 19,000 रुपये, या याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली। और उस टाइम पे मैं 12,600 का EMI लिया, क्या बात, और मकान लिया। बहुत बढ़िया। लोग रिस्क नहीं लेते हैं, मैंने वो टाइम पे लिया। लोग बोले इतना EMI भरेंगे तो घर कैसे चलेगा? सब चलेगा, पहले आप इन्वेस्ट करो। वो मकान उस टाइम पे 14 लाख का था, जिसमें मुझे 12 लाख का लोन मिला था। 2 लाख रुपये मैंने पापा से बोला था आप दे दो, मैं दे दूंगा। मेरे बाप ने ब्याज के साथ वापस ले लिया पैसा पूरा, और आज वो मकान 1 CR के ऊपर उसका कीमत है, क्योंकि वो लखनऊ के एकदम प्राइम एरिया में था। और मिला कैसे? क्योंकि किस्मत, बोला ना मैं आपको, पत्नी और प्रॉपर्टी किस्मत से मिलता है। उसका फेसिंग यानी डोर है साउथ था, तो जो उसमें रहते थे उनको लगता था कि साउथ फेसिंग में प्रॉब्लम हो, बीमार रहते, उनको बेच के निकलना था। एक्चुअल कॉस्ट उसका 20 लाख के ऊपर था। अच्छा। लेकिन वो साउथ फेसिंग कोई खरीद नहीं रहा था, और मैं ऐसे ही ढूंढता रहता हूँ, क्योंकि मैं सब मानता नहीं हूँ, साउथ फेसिंग और ये सब मैं कुछ नहीं मानता हूँ। एंड वो मेरे लिए सबसे लकी हाउस था। बहुत बढ़िया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 19,000 सैलरी में भी मैंने 12,500 का EMI भरा, क्योंकि मैं सेल्स में मतलब इंसेंटिव कमा सकता हूँ मैं। सैलरी मैंने आज तक, अभी तक का मेरा बिलीव था कि सैलरी सेविंग होना चाहिए, इंसेंटिव से घर चलना चाहिए, और हर महीना टारगेट होना चाहिए।
तो मैंने हमेशा इंसेंटिव कमाया, हमेशा, कोई महीना ऐसा गया नहीं जब इंसेंटिव ना आए। सैलरी सेविंग है, उसको हाथ नहीं लगाने का। तो उस बिहाफ पे 2007 में लोन लिया, और आज तो इतने लोन है कि बैंक ढूंढ रहा होगा मुझे। हाँ, लोग डरते हैं लोन लेने से, कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। बिना लोन के कोई बड़ा बन ही नहीं सकता है, चाहे अंबानी हो चाहे अडानी हो, उनको भी पैसा चाहिए तभी तो कुछ करेंगे। आप कहाँ से अपनी जेब से लाओगे पैसे इतने सारे? कोई बिजनेस करना है मुझे, अगर ये बड़ा बिजनेस करना है तो मुझे 2-4 करोड़ रुपए लगेंगे, कहाँ से मिलेगा? लोन लेना पड़ेगा। मुझे ऑफिस लेना है तो कहाँ से 2.5 करोड़ रुपया लाऊंगा मैं? लोन लेना पड़ेगा। और मैं डरूंगा तो कभी कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। अब मुझे गाड़ी कौन देगा? 1 करोड़ कहाँ से मैं 1 करोड़ रुपया लेके घूमूंगा? लोन तो लेना ही पड़ेगा ना आपको। कासिम जी, एक प्रश्न मेरे अभी आखिरी एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई, तो आपका यहाँ तक लाइफस्टाइल क्या है वो तो हमने समझ लिया पूरा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से 5 साल बाद, 2023 चल रहा है, यानी कि 2028 तक यही जो ये सारी चीज़ें आपने बताई, उसमें क्या अपग्रेडेशन आ जाएगा 2028 में? देखिए, मैं 2027 में मैं 45 ईयर का हो जाऊंगा, एंड वो मेरा रिटायरमेंट ईयर है। अच्छा। हाँ, 2027 में आई विल बी द 45 ईयर एज। तो मैंने डिसाइड किया है कि 45 साल उम्र पे मैं रिटायरमेंट लूंगा। रिटायरमेंट का मतलब ये है कि जो इतना भाग भाग के ट्रेनिंग कर रहा हूँ ये नहीं करूँगा। ओके। देयर इज वन प्रोग्राम जो मेरे दिमाग में है, जो मैं करने जा रहा हूँ, उसका नाम है काजिम के कमांडो। ओके। आई विल चूज 200 पीपल अक्रॉस द इंडिया, और वो 200 लोगों को ही मैं ट्रेन करूंगा पर्सनली। उनको सबको टीओटी बनाना है, सबके पास मर्सिडीज होना चाहिए, सबका बड़ा ऑफिस होना चाहिए, और वो एक क्रीम होंगे। ओके। और उनका एक फीस होगा जो उनको वन टाइम पे करना है, लाइफ टाइम। और लाइफ टाइम आई विल ट्रेन देम ओनली 200 पीपल। बाकी जो ये हमारा भाग भाग के ट्रेनिंग है, ये मैं इससे ऑफिशियली फिर ट्रेनिंग से मैं विड्रॉ कर लूँगा, और मैं सिर्फ ऑनलाइन पे फोकस करूँगा, जितना भी पढ़ा सकता हूँ। मेरा ड्रीम ये है कि जब मैं रिटायरमेंट का ईयर हो तो मेरी कंपनी में 200 कर्मचारी होने चाहिए। ओके। दिस इज़ माई ड्रीम। 200 पीपल जो मेरे ड्रीम बुक में लिखा भी है कि इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा मेरे एम्प्लॉइज ओके, कम से कम 200 कर्मचारी होने चाहिए, और अपना कम से कम 10,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस होना चाहिए। ओके। जो ऐसा, ये जो नया ऑफिस लिया हो कितने स्क्वायर? वो अभी है 1000 समथिंग है, 1000। ये हमारा सबसे छोटा ऑफिस था, लगभग 350 स्क्वायर फीट। वो है 1000 कुछ स्क्वायर फीट का है, इससे लगभग 3 टाइम्स है वो। और ड्रीम है मेरा कि 10,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस होना चाहिए, और जैदी कॉरपोरेशन का टर्नओवर 100 करोड़ होना चाहिए, कम से कम 100 करोड़ की कंपनी हो। LIC के साथ हो, LIC के बिना हो, अदर मार्केट में हो, दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम हम करें, कुछ भी करेंगे हम, बट वी विल बी 100 करोड़ कंपनी। ये अपना ड्रीम है, तो वो हम ज़रूर पूरा करेंगे। बहुत बढ़िया है ना। यानी आज हम जहाँ हैं वहाँ से हमें अभी 10 टाइम्स भागना है, और आई विल डू इट। तीसरी चीज़, मेरा ड्रीम जो मैंने आपको उस दिन इंटरव्यू बताया था कि 1 लाख MDRT हो, और उनका एक इवेंट हो बढ़िया, यहाँ के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में, और सब एक साथ बैठे और उनको ट्रेनिंग दूँ मैं एक साथ 1 लाख लोगों को। तो दिस इज़ माई। ये तो कोई स्टेडियम में ही हो सकता है। हाँ, स्टेडियम में ही करूँगा, और करूँगा मैं वो ज़रूर, रिटायरमेंट के पहला करूँगा। और कौन सा स्टेडियम सोचा आपने? वानखेड़े? वानखेड़े में करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। इट विल बी द बिगेस्ट इवेंट इन इंडिया फॉर इंश्योरेंस एजेंट। वो मैं करूँगा ज़रूर। और मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरे जिस दिन मैं अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर करूँ, मेरे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, सबके पास गाड़ी हो, सबके पास घर हो, सब अपने घर में हो, अपने 4 व्हीलर में हो, उनका एक लाइफ सेटल हो जाए। मतलब उनको ये लगे कि यार सर जा रहे हैं लेकिन हम लोग सेट है, अब सिर्फ काम करना है और लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। तो सबको सेट करके जाऊँगा। उस पर मैंने काम शुरू भी कर दिया है, एक एक करके लोगों को सेटल कर रहा हूँ। एंड आई विल सेटल ऑल एवरीवन, ताकि इनका फ्यूचर एकदम सिक्योर रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा विज़न है। तो विज़न एकदम क्लियर है, 100 करोड़ कंपनी बनानी है और अपना IPO लाना है। बहुत बढ़िया। दिस इज 2027 तक 100%। ये 2 चीज़ें करनी है। और मैं सबको ये बोलता हूँ कि आप सोचो बड़ा, होता ही है, सोचना चाहिए। लोग सोचते नहीं है, लोगों में कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो कम सोचते हैं, क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहते, टेंशन नहीं चाहते, है ना। इजी लाइफ चाहते हैं ना लोग, कि इजी रहे, प्रेशर ना। तो इजी तो कुछ मिला नहीं दुनिया में किसी को आज तक,
है ना, आपको बड़ा काम करना पड़ेगा। या इन लोगों को भी मैं बोलता हूँ, आज मेरे साथ हो, कल कहीं और काम करोगे, लेकिन मुझे खुशी होनी चाहिए कि तुम कहीं भी जाओ, बेस्ट रहो, किसी भी कंपनी में काम करो, कम से कम कभी मिले हम लोग तो एक दूसरे के ऊपर गर्व हो, यार नहीं हमने आपके साथ काम किया था और आज मैं एक कंपनी में हूँ, इस बड़ा, या मेरा अपना कंपनी है, या मैं इतने बड़े पोस्ट पे हूँ, जाओ। मैं तो सबको बोलता हूँ, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन जब तक यहाँ रहोगे मैं कोशिश करूँगा सिखाऊँ, पढ़ाऊँ, जो मेरी कैपेसिटी है, बट ग्रो हो और अच्छा बनो, बढ़िया बनो। तो डेफिनेटली अगला 5 साल बहुत मेहनत करना है हमें, बहुत भागना है, और उसमें मेरी फैमिली का रोल बहुत बड़ा है, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, उसका रोल बहुत बड़ा है। मेरी बेटी को भी मुझे लाना है इस बिज़नेस में आने वाले टाइम में। क्या एज है आपके बच्चे की? अभी तो बेटी मेरी 12 साल की है और बेटा मेरा 8 साल का है। अच्छा। पर उसको शौक है मेरी बेटी को ये सब करने का, पढ़ने में बिल्कुल तेज़ नहीं है, तो पापा पे गई है एकदम फुल, उसको पढ़ने से कोई लेना देना है नहीं, तो इसका मतलब वो कुछ बड़ा काम करेगी। तो जो पढ़ते नहीं है वो पढ़ाते हैं। डेफिनेटली 100% है। जो पढ़ते हैं उनके पास डिग्री होती है, और जिनके पास डिग्री होती है वो एक ही काम कर सकते हैं, और जिनके पास डिग्री नहीं कुछ भी कर सकते हैं, है ना, दे कैन ट्राई मेनी थिंग्स, किसी न किसी में सफल हो जाएंगे। हम कहाँ ट्रेनर बनने वाले थे, हमें क्या मालूम था हम इंश्योरेंस सेक्टर में जाएंगे, ट्रेनर बनेंगे, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ऐसा कोई प्लान नहीं था। लेकिन वो एक इंडस्ट्री मिली और हम उसको पकड़ लिया हमने। जैसे मुंबई के लोकल ट्रेन में बोलते ना कि जब लोग चढ़ते हैं सुबह तो उनके पास एक ऐसा एंगल होता है, वो किधर फंसा के अपना बैग डाल देते हैं। करेक्ट। बोलते अब हम आराम से चर्च गेट पहुंच जाएंगे। जिंदगी भी यही सिखाती है, पहला किधर ना किधर ऐसा लटक जाओ, फिर आप धीरे धीरे अपने मंजिल में पहुंच जाओगे। लोग धक्के देंगे, कुछ ना कुछ करके वहां तक पहुंचेंगे जरूर। लटकना जरूरी है, लेकिन वो लटकने का जो रिस्क है वो लोग नहीं लेते ना, कि गिर ना जाऊं, चोट ना लग जाए, तो इतनी पब्लिक में कैसा घुसूंगा। तो वो जो रिस्क है जिंदगी में 95% लोग नहीं ले पाते, इसीलिए वो सामान्य जिंदगी जीते हैं, और 5% लोग जो है वो बड़ी जिंदगी जीते। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि दुनिया में 2 ही तरह के लोग, या तो लेजी है या तो क्रेजी है। बहुत बढ़िया। सो दिस इज आवर विजन, एकदम क्लियर है और ये होना है सब, इसमें कुछ। बहुत मज़ा आया कज़िम जी आपसे बात करके। आपकी टीम यहाँ पे खड़ी है और मुझे यकीन है कि जैसे आप क्रेजी हैं आपकी टीम भी क्रेजी होगी। सब पागल है, सब बड़े बड़े पागल है इधर। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मैं आपको बोलूँ कि कज़िम राजा एंड टीम क्या है, तो आप लोग क्रेजी बोलो जोर से, और वो हमारे कैमरे में आएगा। डन? या श्योर, वाह बोलेंगे लोग। कज़िम राजा एंड टीम क्या है? क्रेजी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कज़िम जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। I enjoyed a lot talking with thank you. you. I am sure हमारे जो ऑडियंस है, थैंक यू वेरी मच, उनको भी बहुत आप आए मुझे अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। परफेक्ट। थैंक यू। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।